दोस्तों कभी कभी जाने अनजाने में इंसान से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका उसे समय रहते एहसास हो जाता है और फिर वो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करता है। लेकिन शायद तब तक काफी समय बीत चुका होता है जिसके वजह से उसकी खुद की जिंदगी तो बर्बाद होती ही होती है, उसके साथ साथ न जाने और भी कितने लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज की सच्ची घटना में ठीक कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के। गोरखपुर का एक थाना पड़ता है कैंपियरगंज। बात मैं आपसे कर रहा हूं 23 जनवरी के सुबह के करीब 4 साढ़े 4 बजे आसपास की। दरअसल इसी कंपेयरगंज थाने के अंतर्गत एक व्यक्ति का कॉल आता है और थाना प्रभारी चौथीराम यादव होते हैं, उनको कहता है कि साहब मुझे आपसे कुछ कहना है। थाना प्रभारी कहते हैं तुमको जो कुछ भी कहना है तुम सुबह थाने आ जाना और फिर बता देना। इस पे दिनेश थाना प्रभारी को बताता है कि साहब मोहम्मदपुर सड़क के किनारे एक महिला की लाश पड़ी हुई है और उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी है, लेकिन वो बच्चा अभी जिंदा है। अब मौत की खबर जैसे थाना प्रभारी सुनते हैं उनकी सारी नींद ही उड़ जाती है। अब सबसे पहले इस बात की खबर अपने सीनियर अधिकारी को देते हैं और फिर अपनी टीम के साथ उस घटनास्थल पे पहुंच जाते हैं। पुलिस जब उस महिला की लाश को चेक करती है तो पता चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र करीब करीब 24 से 25 वर्ष के आसपास होती है। अब दरअसल उसके सीने के साथ साथ उसके एक मुंह में भी गोली मारी गई हुई थी। अब दरअसल पुलिस जब उस घटनास्थल की बारीकी से मुआयना करती है तो पता चलता है कि पुलिस को एक दो खोखे बरामद होते हैं। अब पुलिस को इस घटनास्थल की मुआयना कर ही रही थी कि तभी वहां पर एक लड़का आता है और जब उस महिला की लाश को देखता है तो देखने के बाद वो काफी चीख चीख करके रोने लगता है। अब रोते हुए पुलिस जब उस लड़के को देखता है तो फिर पुलिस को भी ऐसा लगता है शायद ये लड़का इस महिला के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है, शायद इसीलिए पुलिस अब उस लड़के से बातचीत करती है। अब लड़का रोते बिलखते हुए पुलिस वालों को कहता है कि साहब मेरा नाम दीपचंद्र है और मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बड़ी बहन शीला होती है। आखिरकार शीला की पहचान हो जाती है। अब दीपचंद के पिता का नाम होता है दरअसल बृजवंशी, जो महाराजगंज जिले के पनियारा थाना अंतर्गत बहरौली गांव के वो निवासी होते हैं। दीपचंद सबसे पहले इस बात की खबर जो है अपने परिवार वालों को दे देता है। इधर बृजवंशी के जब पूरे परिवार को ये बात पता चलता है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है, पूरे परिवार के अंदर कहते हैं ना कि कोहराम सा मच जाता है। और कुछ ही देर के बाद इधर बृजवंशी का पूरा परिवार भी घटनास्थल पे पहुंच जाता है और पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और फिर बृजवंशी के बेटे दीपचंद से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारी बहन यहां तक पहुंची कैसे। इस पर दीपचंद पुलिस वालों को कहता है कि साहब मेरी बहन कल सुबह अपने बेटे के साथ ससुराल से चल करके मेरे घर के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक जब वो घर पे नहीं आई, सुबह सुबह हम लोग उसे ढूंढने के लिए निकल आया। जब यहाँ पर भीड़ देखा तो फिर यहाँ पर ठहर गया। अब दीपचंद इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है। उसके बाद से पुलिस फिर से दीपचंद से एक सवाल करती है कि तुम्हारी बहन की शादी आखिर किससे हुआ था और कहाँ का रहने वाला वो लड़का था। इस पर दीपचंद पुलिस वालों को बताता है कि साहब मेरी जीजा का नाम जो है दिनेश होता है, जो गोरखपुर कुलरिया थाने के अंतर्गत बनराहा गांव के रहने वाला है। अब पुलिस उसी समय ही दीपचंद को अपने साथ लेकर के मतलब शीला जो होती है, जो लाश होती है, उसकी ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब उस शीला के ससुराल पहुंचती है तो वहां पर शीला के सास ससुर से पुलिस की मुलाकात हो जाती है। दरअसल शीला के पति जो दिनेश होता है वो मुंबई में नौकरी किया करता था और फिलहाल वो मुंबई में ही था। पुलिस जब शीला के सास ससुर से पूछताछ करती है तो शीला के सास ससुर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब कल 11 बजे के आसपास शीला का मुंह बोला भाई दुर्गेश यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आया हुआ था। दरअसल शीला अपने मुंह बोले भाई और उसके दोस्त के साथ ही मोटर बाइक से अपने मायके के लिए निकला था। जब वो यहाँ से बाइक से निकली थी तो वो कह करके गई थी कि मैं 1-2 दिन के अंदर वापस लौट जाऊंगी। शीला के सास ससुर जब दुर्गेश का नाम लेते हैं, अब पुलिस दुर्गेश के बारे में शीला के भाई दीपचंद से ये सवाल करती है। इस पर दीपचंद पुलिस वालों को बताता है कि साहब दुर्गेश
तो मेरे ही गांव का रहने वाला लड़का है। दरअसल दुर्गेश जो एक नंबर का आवारा लड़का, छटा हुआ आवारा है, इसीलिए इस केस के भीतर जब दुर्गेश का नाम सामने आता है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद इस केस की गुत्थी जो है अब दुर्गेश ही सुलझा सकता है, वो गुत्थी दुर्गेश ही खोल सकता है। अब दुर्गेश के पिता का नाम होता है दुर्योधनाथ। अब पुलिस शीला के ससुराल से दीपचंद को अपने साथ लेकर गुलरे हाथ दीपचंद के गाँव आती है और सीधे वो दुर्गेश के घर पे पुलिस पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात दुर्गेश के पिता दूधनाथ से हो जाती है। अब पुलिस जब दुर्गेश के बारे में दूधनाथ से पूछताछ करती है, यानी दुर्गेश के पिता से पूछताछ करती है, तो दूधनाथ पुलिस वालों को बताता है कि साहब मेरा बेटा दुर्गेश कल सुबह ही घर से निकला है। जब वो घर से निकला था तो कह रहा था कि मैं नौतनवा के अंदर जा रहा हूं, कुछ ही देर में वापस लौट जाऊंगा, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं आया है। अब पुलिस जब दुर्गेश के नंबर पे फोन लगाती है तो दुर्गेश का नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। अब इसीलिए पुलिस अब दुर्गेश का मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है और फिर इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले वो दुर्गेश के साथ साथ शीला की भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। जैसे पुलिस इस तरह के काम करती है, उस कॉल डिटेल्स को चेक करती है, तो फिर पता चलता है कि 22 जनवरी के सुबह के 7:15 बजे के आसपास शीला दुर्गेश के नंबर पर कॉल की थी और उसके बाद से दुर्गेश का मोबाइल तभी से स्विच ऑफ बता रहा था। कॉल डिटेल से यह भी पता चलता है कि दुर्गेश और शीला पिछले कई महीनों से घंटों लगातार फोन कॉल के जरिए बातचीत करते आ रहे थे। अब पुलिस को जब इस तरह की कॉल डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब दुर्गेश को खोजना शुरू कर देती है। पुलिस जब अपनी तमाम प्रयास कर लेती है, जब दुर्गेश के बारे में कहीं पर कुछ अता पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अब अपने खबरियों को भी अपने काम पे जुटा देती है। जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है, आखिरकार 2 फरवरी के सुबह सुबह एक खबरी थाने के अंदर आता है और पुलिस वालों को कहता है कि साहब दुर्गेश अपने दोस्त अवधेश के साथ लौरपुरवा के अंदर मौजूद होता है। दरअसल पुलिस को जब ये लोकेशन मिल जाती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ उस गांव में पहुंच जाती है और वहां से दुर्गेश के साथ साथ उसके दोस्त अवधेश को भी गिरफ्तार करके थाने लेकर चले थे। दरअसल ये दोनों ही वहां से नेपाल भागने के प्रयास कर रहे थे। अब पुलिस जब दोनों की तलाशी कर लेती है तो आखिरकार पुलिस को अवधेश के पास से एक 315 बोर का एक तमंचा, देसी तमंचा भी मिल जाता है। पुलिस जब इन दोनों को लेकर के थाने आती है तो सबसे पहले दुर्गेश से शीला की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। अब पहले तो दुर्गेश पहले पुलिस वालों को झूठ कहता है, लेकिन पुलिस जब दुर्गेश के सामने सारी कॉल डिटेल्स को सामने रख करके जब उससे पूछताछ करती है, आखिरकार दुर्गेश के सामने अब कोई रास्ता ही नहीं बचता है और मजबूर होकर के अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। लेकिन दुर्गेश जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी को बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद खुद उसके पिता दूधनाथ को भी अपने कानों पे भरोसा ही नहीं होता है, यकीन ही नहीं होता है। दरअसल शीला के पिता जो ब्रजवंशी होते हैं, जो अरोली गांव के रहने वाले थे, ब्रजवंशी के टोटल 7 औलाद होते हैं, जिसमें 5वें नंबर की शीला होती है। ब्रजवंशी के पास अच्छा खासा खेती होता है, खेती किसानी का काम करके ही वो अपने सारे बच्चों की परवरिश करते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं। बच्चे जैसे जैसे अपने जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, उनके समय के अनुसार उनको शादी भी करवा देते हैं। लेकिन शीला जैसे ही अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसके ठीक अपने ही गाँव का रहने वाला दुर्गेश के साथ में उसको प्रेम प्रसंग हो जाता है। अब जैसे ही दुर्गेश के पिता दूधनाथ के भी टोटल 4 औलाद होता है, जिसमें 3 बेटियां होती है और एक बेटा दुर्गेश होता है। दुर्गेश अपने माता पिता का इकलौता संतान होता है, इसीलिए उसे अच्छा खासा खूब लार प्यार मिलता है और इसी लार प्यार की वजह से दुर्गेश इस प्रकार से बिगड़ जाता है कि बड़ी ही मुश्किल से 12वीं तक वो पढ़ाई करता है। उसके बाद से वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है और फिर गांव का ही आवारा लड़कों के साथ में वो दोस्ती करता है और जहां तक इधर उधर मटर गश्ती दिन भर किया करता है। अब दुर्गेश और शीला के बीच में जब प्रेम प्रसंग होता है, जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है तो आखिरकार एक दिन इस बात की भनक शीला के पिता ब्रजवंशी को पता चल जाता है। अब जैसे ही ब्रजवंशी को ये बात पता चलता है, इसीलिए वो अपनी बेटी शीला की जल्द से जल्द शादी करवाने के लिए एक लड़के की तलाश करने लगता है और आखिरकार उनकी ये तलाश भी बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है और फिर उनको गोरखपुर गुलरिया थाने के अंतर्गत बनराहा गांव का रहने वाला दिनेश नाम का लड़का मिल जाता है। अब ये दिनेश जो मुंबई के अंदर रह करके एक छोटी सी नौकरी करता है, ब्रजवंशी को जब दिनेश पसंद आ जाता है, आखिरकार आनन फानन में अपनी बेटी की शादी दिनेश से कर देता है। शीला शादी करके जब अपने ससुराल आती है, दिनेश कुछ दिन तक अपनी पत्नी के साथ रहता है और फिर जाकर अपनी पत्नी को अपने माता पिता के हवाले करके वो वापस मुंबई लौट जाता है।
बीच में जब कभी भी उसे छुट्टी मिलती है तो वापस अपने घर भी आता है। लेकिन शादी के जब 2 वर्ष का समय बीत जाता है, इन 2 वर्षों के भीतर शीला एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। लेकिन दिनेश जब मुंबई के अंदर चला जाता है, इधर शीला अपने पति की तन्हाई को बर्दाश्त नहीं करती है। इस वजह से फिर से वो अपने पहले प्रेमी दुर्गेश से बातचीत करने लगती है और दुर्गेश से मिलने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए अपने ससुराल बुलाती है। दुर्गेश जब शीला से मिलने के लिए उसके ससुराल आता है तो फिर शीला अपने सास ससुर को झूठ कहती है कि दुर्गेश मेरा मुंहबेला भाई है, गांव का रहने वाला था वो, और वो अपने ससुराल ही बुला करके दुर्गेश से अपने घर के भीतर ही वो आपसी संबंध बनाता था। और दुर्गेश जब बार बार शीला से मुलाकात करने के लिए उसके ससुराल जाता है, इस वजह से शीला भी अब दुर्गेश की वजह से कई बार प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन शीला जितनी बार भी प्रेग्नेंट होती है, दुर्गेश किसी भी तरकीब से उसका गर्भपात करवा देता है, उसका एबॉर्शन करवा देता है। लेकिन बार बार एबॉर्शन करवाने की वजह से शीला भी एकदम से परेशान हो जाती है और आखिरकार अब दुर्गेश के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। अब शादी करने का जब वो दबाव डालती है तो दुर्गेश भी उसे बहाना बनाते हुए कहता है कि तुमको पता है कि अगर मैं तुझसे शादी कर लेता हूँ, अपने घर पे मैं तुझे नहीं रख सकता, और जब मेरे पास इतना पैसा भी तो अभी नहीं है कि मैं खुद का घर बना लूँ। तो फिर इस तरह की बातें जब वो सारी मजबूरी शीला के सामने दुर्गेश बताता है तो शीला भी जैसे तैसे करके 1 लाख रुपए को इकट्ठा करती है और फिर वो 1 लाख रुपए जो है दुर्गेश को देते हुए कहती है कि इन पैसों से तुम अपना खुद का एक जमीन खरीद लो, फिर उसके अंदर हम अपना घर बना लेंगे और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। इस तरह की बात जैसे ही शीला दुर्गेश को कहती है और 1 लाख रुपया भी दे देती है, लेकिन दुर्गेश उस पैसे से जमीन नहीं खरीदता बल्कि उस सारा पैसा अय्यासी में उड़ाता है। जब कुछ महीने का समय बीतता है, इधर शीला जब दुर्गेश से बार बार जमीन खरीदने के बारे में पूछताछ करती है तो दुर्गेश उसे तरह तरह की झूठे कहने लगती है। तब जाकर के शीला को इस तरह की बातों को एहसास हो जाता है कि दुर्गेश उससे शादी तो करना ही नहीं चाह रहा। शीला को पूरा भरोसा हो जाता है कि जिसके लिए वो अपने परिवार वालों को लगातार धोखा देती आ रही है, वो खुद भी उसे अंधविश्वास में रखे हुआ है। शीला को जब पूरा विश्वास हो जाता है, भरोसा होता है, एक दिन शीला दुर्गेश के नंबर पे फोन करती है और उसे कहती है कि तुम एक काम करो, मेरा वो 1 लाख रुपया तुम वापस लौटा दो। 1 लाख रुपए की जब डिमांड शीला करती है दुर्गेश से, तो दुर्गेश इस पैसे को देने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि दुर्गेश वो सारा पैसा तो खर्च कर चुका था। वो तो मटर गश्ती करता था, वो तो कमाता तो था नहीं, और 1 लाख रुपए का इंतजाम करना दुर्गेश की बस की बात नहीं थी। शीला जब बार बार दुर्गेश के ऊपर पैसों का दबाव बनाने लगती है, आखिरकार दुर्गेश भी मजबूर होकर के अब शीला को ही इस दुनिया से ही हटाने का प्लान बना लेता है। और दुर्गेश शीला को इस दुनिया से हटाने का प्लान तो बना लेता है, लेकिन ये काम उसके अकेले बस का नहीं था। इसीलिए दुर्गेश जाकर के अपने दोस्त अवधेश से मुलाकात करता है। और अवधेश जो कि बगल के खजोही गांव का रहने वाला है, जो 1 नंबर का छटा हुआ बदमाश होता है, जिसके ऊपर पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज होते हैं। अवधेश से मुलाकात जब दुर्गेश से मुलाकात अवधेश का होता है, और जब इस तरह का प्लान बनाता है कि शीला को इस दुनिया से हटा देना है, तो दोनों इस पे सहमति जताते हैं और एक प्लान बनाते हैं और एक सही कहते हैं ना, मौके का इंतजार में जुट जाते हैं। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। 22 जनवरी के दिन के 7-7:15 बजे के आसपास दुर्गेश के नंबर पे फोन कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। उस पर दुर्गेश शीला को झूठ कहता है कि मैं शहर में हूँ। दरअसल दुर्गेश उस समय जो नौतनवा के अंदर ही मौजूद था। अब दुर्गेश शीला को बताता है कि मैं कुछ ही दूर पे जो है ना, तुम्हारे घर आ जाऊं कुछ ही देर में। जब इस तरह की बातचीत होती है तो उसके बाद दुर्गेश अपना फोन को स्विच ऑफ करता है और सबसे पहले जाकर के अपने दोस्त अवधेश से फिर मुलाकात करता है। और उसी समय ही अवधेश को अपनी मोटर बाइक पे बैठाकर सुबह के करीब 11-11:30 बजे के आसपास शीला के ससुराल पहुंच जाता है। अब शीला के ससुराल पहुंचने के बाद शीला दोनों को बिठाती है, चाय नाश्ता करवाती है, खुद भी तैयार होती है और करीब 11:30 बजे के आसपास अपने बच्चे को लेकर के दुर्गेश के साथ ही उसके बाइक से बैठ करके अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। और जब अपने सास ससुर से झूठ कहती है कि मैं 1-2 दिन में मायके से वापस आ जाऊंगी, दुर्गेश जब शीला को अपने दोस्त के साथ बाइक पे लेकर के वहां से निकलता है शीला के ससुराल से, तो फिर वहां से रात होने का इंतजार करता, क्योंकि वो अपना काम दिन में उस घटना का अंजाम नहीं दे सकता था। अब दुर्गेश अपने दोस्त के साथ अवधेश के साथ मिलकर के शीला को साथ लेकर के शीला को पूरी शहर घुमाता है, होटल में खाना खिलाता है, इधर उधर पूरा घूमता है। रात जब हो जाता है तो रात के करीब 10-10:30 बजे के आसपास कैंपियरगंज थाने के अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव के आसपास जो एक सड़क किनारे होता है, वहां पे जब सुनसान जगह देखता है तो वहां पे अपने मोटर बाइक को रोक देता है। और जब मोटर बाइक को रोकता है तो शीला उसको पूछती है कि तुम बाइक क्यों रोक दिया, तो दुर्गेश झूठ कहता है कि मुझे पेशाब करने के लिए उतरना है।
अब बाइक रोक करके कुछ ही दूर पे जाके वो पेशाब करता है। इधर अवधेश को जैसे मौका मिलता है अपने पास से वो तमंचा को निकालता है और उस तमंचे को शीला के सीने से सटा करके ढाई से गोली मार देता है। लेकिन वो गोली जो है जैसे इधर शीला के सीने में लगती है उसके मुंह से काफी तेज चीख निकलती है। जैसे वो चीख निकलती है, जैसे उसके मुख से ये आवाज निकलती है, अवधेश रिवॉल्वर को शीला के मुंह में डालता है और फिर एक गोली दबा देता है। उसके मुंह में भी दूसरा गोली लगता है जिसकी वजह से शीला की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। दरअसल उस समय शीला का जो छोटा बच्चा होता है वो गोद में ही काफी गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन दुर्गेश और अवधेश शीला के बच्चे को उसके डेड बॉडी के पास वहीं पे छोड़ करके वो मौके से भाग जाता है। सच में दुर्गेश जो पूरी कहानी पुलिस वालों को अपनी ही जुबानी सुनाता है तो उसके बाद से दुर्गेश के कहने पे पुलिस उसके दोस्त अवधेश को भी गिरफ्तार करके लाती है और फिर इन दोनों को अगले दिन दोनों को जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।